हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सी ट्यूटोरियल के 8वें चैप्टर की, जो कि है एरे। और एरे को हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ रहे होंगे और एरे के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं, जैसे मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चन, तो वो सारे हम अपनी इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो एरे को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है वेरिएबल डिक्लेयर का, उसे जरा देखते हैं कि अगर हमें कोई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मान लीजिए हमें किसी की एज स्टोर कराना है, तो हम एक सिंपल सा क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एज, और इसमें क्या करेंगे, किसी की एज स्टोर करा देंगे। हमने किसी की एज स्टोर करा दी। अब देखिए, हमारे पास एक व्यक्ति की एज थी, तो हमने आराम से स्टोर करा दी 19। और अगर हमारे पास बहुत सारे लोगों की एज है और वो इंटीजर टाइप की है, तो अगर हमें उन्हें कंबाइंड हमें अगर स्टोर कराना है, तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अगर हम बहुत सारे वेरिएबल्स की बनाने के बजाय अगर इन्हें सबको एक ही वेरिएबल में स्टोर करा दे, तो कैसा रहेगा, हमारे पास आसान हो जाएगा। तो वही चीज है एरे। अब इसकी जरा डेफिनेशन को देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एरे होता क्या है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अब इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स मतलब कि आप दो इंटीजर और एक कैरेक्टर को नहीं ले सकते, या तो तीनों इंटीजर हो, या तीनों कैरेक्टर हो, या तीनों फ्लोटिंग वैल्यूज हो। अगर हमारे पास जितने भी अगर हम वेरिएबल लेना चाहते हैं, मतलब कि जितने भी हम वैल्यूज स्टोर कराना चाहते हैं, वो सिमिलर डेटा टाइप्स की होनी चाहिए। अगर वो एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, तो ऐसे नहीं चलेगा। या तो वो सारी इंटीजर हो, सारी कैरेक्टर हो, सारी फ्लोटिंग वैल्यूज हो। तो इसी को कहते हैं एरे। कि अगर हमें सिमिलर डेटा टाइप्स के बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ स्टोर कराना है, तो हम क्या एक एरे डिक्लेयर करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे हमें मान लीजिए थ्री पर्सन की एज को स्टोर कराना है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एरे बन जाएगा, जिसमें हम 3 पर्सन की एज स्टोर करा देंगे। तो हमारे पास ये बन गया एरे। एक की है कि 19, एक की है 20, एक की है 21। तो ऐसे हमने सिमिलर डेटा टाइप्स की एज थी, तो हमने इजीली स्टोर करा दिया, यानी कि इंटीजर टाइप की है। तो हमारे पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर्ड एट कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस, यानी कि जो सिमिलर डेटा टाइप्स की जो वैल्यूज हैं, उन्हें एक कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराने को हम क्या कहते हैं, एरे। यही इसकी डेफिनेशन होती है। अब एरे को देखते हैं आगे कि हम कैसे इसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्या करते हैं एरे में। तो हमें बेसिक सा क्या समझना है कि एरे होता क्या है, कि जब हमारे पास सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यूज हों बहुत सारी, तो उन्हें एक साथ कंबाइंड करके उन्हें स्टोर कराने को हम कहते हैं एरे। ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर कराते हैं, एरे में। तो अब वीडियो में जरा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें 3 लोगों की एज को स्टोर कराना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमें एक अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जैसे इंट एज 1 हमने एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें हमने एक पर्सन की एज स्टोर करा दी, जो कि है 19। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया इंट एज 2, और उसमें हमने एक की स्टोर दूसरे व्यक्ति की स्टोर करा दी, जो कि है 20। और ऐसे ही हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने तीसरे पर्सन की जो एज है वो स्टोर करा दी, जो कि है 21। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमने 3 व्यक्ति की हमें एज स्टोर कराने दी, तो हमने क्या किया, 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए और उन्हें हमने लिख लिया, और उनमें अपने हमने तीनों व्यक्ति की अलग अलग एज स्टोर करा दी। अगर हमारे पास ये तो 3 थी, अगर हमारे पास बहुत सारी एज होती, मान लीजिए हमारे पास 10 लोगों की होती, 100 लोगों की होती, तो हम उसे कैसे स्टोर कराते। तो उसके लिए तो हम 100 बनाने तो बैठते नहीं कि एक एज 1, एज 2, एज 3, एज 100, तो ऐसे तो हम बनाने बैठते नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एरे डिक्लेयर करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे लोगों की एज स्टोर कराएंगे। तो क्या करेंगे, हम सिंपली अगर हम इसे लिखने की बजाय अगर हम इसे एरे में लिखेंगे, तो हम सिंपली कैसे क्या लिखेंगे कि इंट एज हमने लिखा, और यहाँ पे लगाया हमने एंगुलर ब्रैकेट्स, और इसमें इक्वल करके हमने लिख दिया 19, 20 एंड 21। और सिंपली ये हमारे पास
स्टोर होके आ गई हमारे पास वैल्यूज एज की। तो ये कितना सिंपल सा हो गया कि हमने 3 व्यक्ति की एज थी, अलग-अलग वेरिएबल मानने नहीं पड़े, एक एरे बनाया, उसमें हमने तीनों लोगों की एज हमने स्टोर करा दी। तो एरे से क्या होता है कि जब सिमिलर डेटा टाइप्स की बहुत सारी वैल्यूज़ को अगर हमें एक साथ स्टोर कराना है, तो हम उसे एक एरे बना लेंगे, उसमें हम सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा देंगे। अब हम बढ़ते हैं एरे के सिंटैक्स की तरफ। अब बात करते हैं हम एरे के सिंटैक्स की। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए हम कोई इंटीजर एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर और जो भी एरे का नाम है वो लिखेंगे, फिर लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट्स एंड उसके बीच में लिखेंगे कि हमें कितनी वैल्यूज को स्टोर कराना है। तो हमने मान लीजिए हमें 4 लोगों के मार्क्स जो हैं वो स्टोर कराना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। ऐसे ही अगर हम कोई कैरेक्टर टाइप का एरे एरे डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें हम कैर लिखेंगे और नेम जो भी एरे का नाम है वो हम लिखेंगे, और यहाँ पे जितने कैरेक्टर हमें स्टोर कराने हैं तो हमने उसकी नंबर लिख दी, हमें 10 कैरेक्टर स्टोर कराने हैं। और अगर फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए हम अगर एरे डिक्लेयर करते हैं, तो फ्लोट प्राइस, और जितनी हमें प्राइसेस यानी कि जितनी वैल्यू हमें स्टोर करानी है तो उतना हम नंबर लिख देंगे, हमें 2 वैल्यूज स्टोर करानी है तो हमने 2 लिख दिया। अब इसे जरा समझते हैं कि क्या होता है, कि मान लीजिए हमारे पास एक मार्क्स नाम का एरे है, मान लीजिए हमने मार्क्स नाम का एक एरे बनाया, ठीक है। इसमें हमने 3 पर्सन्स के हमने नाम वो मार्क्स लिख दिए, यानी कि 97, 98 एंड 99। ये 3 लोगों के मार्क्स हैं। अब इन मार्क्स को क्या होगा कि ये हमारे पास एक एरे बन गया, और तीनों क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा, यहाँ पे भी 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा, और यहाँ पर भी 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा। इंटीजर कितना 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है, तो इंटीजर जो 2 बाइट्स की मेमोरी भी ले सकता है। ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सिस्टम के अकॉर्डिंग कितनी मेमोरी हमें डिजर्व करनी है इंटीजर के लिए। वो 2 भी हो सकती है, 4 भी। हम यहाँ पे अपने लेक्चर में 4 मेमोरी लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 इंटीजर कितना है, 4, यानी कि 4 मेमोरी के 4 जो उसकी 4 बाइट्स के 3 कॉलम बन जाएंगे, यानी कि 3 कॉलम में 4 इंटीजर वैल्यू, 3 इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी 4-4 बाइट की। तो हमने 4-4 बाइट के 3 कॉलम बना लिए और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी। तो ये हमारे पास एरे बन गया 3 लोगों के मार्क्स स्टोर कराने के लिए। तो अब क्या करते हैं कि हमारे पास ये 97, 98, 99 करा लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे होती है। यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे हम कहेंगे जीरोथ पोजीशन, इसे कहते हैं बंद पोजीशन, और इसे कहते हैं सेकंड पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे पहली कॉलम को हम कहते हैं जीरो पोजीशन पे है, दूसरे कॉलम पे जो भी वैल्यू स्टोर है उसे हम कहेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, और जो थर्ड पे है उसे कहेंगे सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या होता है आगे। अब हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट। अब हम एरे को इनपुट कैसे कराएंगे और आउटपुट कैसे देंगे, तो वो देखते हैं कि अगर हमें किसी एरे को इनपुट कराना है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, स्कैनफ। जैसे कि हम एक वेरिएबल, यानी कि किसी वेरिएबल को इनपुट लेते थे या फिर कोई वैल्यू को इनपुट ले लेते या आउटपुट कराते, तो वही सेम है, स्कैनफ का यूज करेंगे। अगर वो इंटीजर वैल्यू हम इनपुट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d यूज करेंगे, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू को ले रहे हैं। और यहाँ पे एरे को अगर हमें इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स एंगुलर ब्रैकेट 0। यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम यहाँ एम्परसेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट लेने के लिए एम्परसेंट लगाते थे ना। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एम्परसेंट आएगा, एम्परसेंट मार्क्स और एंगुलर ब्रैकेट 0, यानी कि ये अंदर ये जीरो क्या क्या दिखा रहा है, ये जीरो की जो हमारा मार्क्स है उसकी जीरोथ पोजीशन पे जो भी चीज है, यानी कि जो भी मार्क्स की जीरोथ पोजीशन पे है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि जीरोथ पोजीशन पे क्या है, 97 है। वही चीज कि यहाँ पे जो जीरोथ पोजीशन पे है वहां पे स्टोर कराना है हमें जो भी वैल्यू हम इनपुट लेंगे यूजर से। तो वो जाके अगर यूजर ने मान लीजिए 97 अगर हमें इनपुट में दी, तो वो कहाँ पे उसके जीरोथ पोजीशन पे स्टोर करा दो। तो हमने यहाँ पे 97 जो है इसके जीरोथ पोजीशन पे स्टोर करा दी। ऐसे ही अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे %d
और अपने एरे का नाम लिखेंगे और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वो नंबर लिखेंगे जिस पोजीशन की वैल्यू हमें आउटपुट में देनी है। तो हमें क्या करना है, हमें जीरो की वैल्यू जो उसकी जीरोथ पोजीशन पे, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो लिखा, और जीरोथ पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हमें आउटपुट में देना है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 97। तो आई होप आपको ये इनपुट और आउटपुट का फंडा समझ में आया होगा कि कैसे हम इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जीरो की जगह यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता कि मार्क्स एंगुलर ब्रैकेट और 1 लिखा होता, तो सिंपली क्या होता कि जो फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारे वैल्यू स्टोर है वो हमारे पास आउटपुट में आ जाती। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 98 स्टोर है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाता, 98। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से सारे इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर प्राइस ऑफ 3 आइटम्स। यानी कि 3 आइटम्स के प्राइस को हमें क्या करना है, एंटर करवाना है यूजर से, और प्रिंट देयर फाइनल कॉस्ट विद जीएसटी, और उनकी जो फाइनल कॉस्ट है विथ जीएसटी हमें क्या करना है, आउटपुट में देना है। तो हमारे पास मान लीजिए 3 प्राइस हैं जो हमें स्टोर कराना है, और इनकी जो फाइनल कॉस्ट है वो हमें आउटपुट में क्या देना है, इनकी फाइनल कॉस्ट देनी है विथ 18% जीएसटी। ठीक है, तो हमें बस ये चीज इनपुट करा, ये आउटपुट में देनी। अब इसे देखते हैं अपने कोड में करके कि कैसे हम इसे कोड लिखेंगे, इसका कैसे हम एरे को इनपुट लेंगे, आउटपुट कराएंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फ्लोट टाइप का एरे लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट, एक एरे बनाया प्राइस नाम से, प्राइस, और हमें 3 प्राइस हमें लेने थे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 3 प्राइस की हम एक एरे डिक्लेयर कर ली हमने फ्लोट टाइप की। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम यूजर से प्राइस 1 प्राइस 2 हम उससे इनपुट लेंगे, और वहां पे उसकी फर्स्ट प्राइस जो है वो जीरो पोजीशन पे स्टोर कराएंगे, सेकंड प्राइस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, एंड थर्ड प्राइस सेकंड पोजीशन। तो हम लेते हैं स्कैन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर प्राइस, एंटर प्राइस फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसे स्कैन कर लेंगे और कहाँ पे स्टोर करा देंगे, एरे की जीरोथ पोजीशन पर, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है एरे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल एफ, क्योंकि हम एक फ्लोट वैल्यू को होल्ड करें हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटाइल एफ लिखेंगे, एम्परसेंट लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस एंगुलर ब्रैकेट जीरो, जिससे कि जो भी हम चीज इनपुट ले वो उसके जीरो पोजीशन पे स्टोर हो जाए। अब ऐसे ही हमने लिखा प्राइस 2, और इसे प्राइस 2 को हमने इसके फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर करा दिया। ऐसे ही हमने लिखा प्राइस 3, और इसे हमने उसकी सेकंड पोजीशन पे स्टोर करा दिया। ठीक है, अब हम फाइनल कॉस्ट को प्रिंट कराते हैं। तो अब इन सारे प्राइस की जो फाइनल कॉस्ट है जीएसटी के साथ वो हम प्रिंट कराते हैं, जो कि हमें आउटपुट में देना है। तो हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे प्राइस 1 की फाइनल कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस 1 इक्वल टू परसेंटाइल टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस एंगुलर ब्रैकेट जीरो, क्योंकि ये जीरो पोजीशन पे स्टोर है ना, तो यहाँ पे लिखा जीरो प्लस, अब जीएसटी कितनी है, 18%। तो वो कैसे लिखेंगे, प्राइस का 18% प्राइस में जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो प्राइस 1 की फाइनल कॉस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि 18 का मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस एंगुलर ब्रैकेट जीरो में, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे ही हम प्राइस 2 और प्राइस 3 के लिए लिख लेंगे।
सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि 18% है ना, तो 0.18, क्योंकि 18% है तो 0.18 लिखेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे ही प्राइस 2 के लिए लिख लेंगे, प्राइस 3 के लिए भी लिख लेंगे। अब हम इसे जरा रन कराते हैं और अपनी वैल्यूज को इनपुट करके हमारी फाइनल कॉस्ट जो है सारे प्राइसों की वो देखते हैं। जरा इसे रन कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया एंटरप्राइज 1, तो हम ये डालते हैं 100। एंटरप्राइज 2 ये डालते हैं 200। एंटरप्राइज 3 ये डालते हैं 300। यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई, यहाँ पे हमें लगाने हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ, क्योंकि हम एक फ्लोट वैल्यू ले रहे थे ना। एफ लगाएंगे, एफ। अब अपने कोड को रन कराते हैं। यहाँ परसेंटाइल डी भी लिख लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आएगा, मतलब सॉरी बैकस्लैश एन लिख लेते हैं जिससे नेक्स्ट लाइन में आएगा। बैकस्लैश एंड बैकस्लैश। अब कोड को रन करते हैं, तो बड़ा कर लेते हैं। अब पहली प्राइस हम डालते हैं 100, सेकंड प्राइस डालते हैं 200, थर्ड प्राइस डालते हैं 300। और हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज हैं वो आ गई। प्राइस 1 की जो फाइनल वैल्यू वो ये आ गई, सेकंड प्राइस की ये, और थर्ड प्राइस की। आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको इनपुट लेना था, आउटपुट करना था, जिससे आपको इन एरे को इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे कराते हैं, वो आपको इजीली उसका सिंटेक्स क्लियर हुआ और ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एरे को और थोड़ा समझते हैं। अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, मतलब कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यानी कि पहले से उसे वैल्यू दे देते, पहले से एरे की वैल्यू हम लिख देंगे कि कौन कौन सी वैल्यू उसके कौन कौन सी पोजीशन पे स्टोर हैं। तो हमने क्या किया, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि इंट मार्क्स लगाया एंगुलर ब्रैकेट्स, और देन इसे इक्वल टू और करली ब्रेसेस हमने यहाँ पे लगाए दोनों तरफ, और बीच में हमने वैल्यूज लिख दी 97, 98, 89। अब यहाँ पे इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें कितने वैल्यूज का हम एरे बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जितनी वैल्यूज लिखेंगे ऑटोमेटिकली उतना नंबर वहां पे आ जाएगा कि हम इतने नंबर की वैल्यू को बना एरे को बना रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पे 3 नंबर लिखे, तो यानी कि हम 3 वैल्यूज का एरे बना रहे हैं। या तो आप यहाँ पे नंबर लिखें या ना लिखें, यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो दोनों सिंटेक्स सेम है। यानी कि दोनों सिंटेक्स अच्छे हैं, दोनों सिंटेक्स का यूज करके आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम एक बार समझ चुके हैं, पर एक बार और समझ के देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स नाम का हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि पहला है 97, 98 एंड 89। ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो ये हमारी हो गई जीरो पोजीशन, ये हमारी हो गई फर्स्ट पोजीशन, ये हमारी हो गई सेकंड पोजीशन। तो जीरो पोजीशन पे हमारे पास 97 स्टोर है, 1 पे 98 है, 2 पे 89 है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे हम रिकैप कर रहे हैं जिससे कि ये सारी चीजें हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। क्या होता है कि जब कोई चीज को हम दो दो तीन तीन बार एक देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। तो जीरो पोजीशन पे क्या है, 97, 98 एंड 89। जीरो पे 97, फर्स्ट पे 98 एंड सेकंड पे 89। अब ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये कितनी कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा। इंटीजर है तो यहाँ पे 4 बाइट रिजर्व करेगा, यहाँ पे 4 बाइट, और यहाँ पे भी 4 बाइट। अब अगर आपको निकालना है कि टोटल एरे हमारा कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कितने हमारे पास वैल्यूज हैं जो एरे में स्टोर हैं, वो है 3। ठीक है, और हमारी जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की हैं, और इंटीजर कितनी वैल्यू को कितनी मेमोरी रिजर्व करता है, तो वो है 4। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जो हमारा एरे है वो 12 बाइट्स की मेमोरी को रिजर्व करता है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर हमारे पास कोई 10 वैल्यूज 10 एलिमेंट्स का हमारे पास अगर एरे है, और वो है हमारा कैरेक्टर टाइप का एरे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो
टोटल एरे की जो मेमोरी रिजर्व है वो हमारे पास आ जाएगी 10 बाइट्स, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो हमारे पास ऐसे ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ पूछ लिए जाते हैं, टीचर्स हमसे पूछ लेते हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास इतने एलिमेंट्स की एरे है तो वो कितनी मेमोरी को रिजर्व करेगा, तो आप ऐसे उनके आंसर दे सकते हैं। तो अब हमने सीख लिया कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं एरे को। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और कुछ प्रोग्राम्स को करके देखते हैं। अब हम क्या करते कि अगर हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने की बजाय अगर हम यूजर से इनपुट लेने की बजाय अगर ये यहाँ पे ही इनिशियलाइज कर देते, अगर हम यहाँ पे ही इसकी वैल्यूज लिखते, तो हम क्या करते, करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते 100.0 कॉमा 200.0 कॉमा 300.0। तो हमने यहीं पे क्या किया कि हमने वैल्यूज को स्टोर कर मतलब इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हम 3 लिख भी सकते हैं, यहाँ पे 3 नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं। अब हम अपने कोड को रन कराएंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम लगा लेते हैं टर्मिनेट। अब हम रन करते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू जो आएगी वो आएगी। तो देखते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, जो प्राइस 1 की वैल्यू आ गई, सेकंड प्राइस की वैल्यू आ गई और थर्ड प्राइस की वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप इनिशियलाइज ऐसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हम 3 भी लिख दें तो भी हमारे पास सेम वैल्यू आउटपुट में आएगी, जैसे कि जो कि है देख सकते हैं आप, प्राइस 1 की वैल्यू आ गई, सेकंड प्राइस की वैल्यू आ गई, थर्ड प्राइस की। तो आप दोनों तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एरे एक पॉइंटर है। अगर मैं कहूँ आपसे कि एरे क्या है, एक पॉइंटर है। अब ये कैसे है कि एरे एक पॉइंटर है, अब आपने तो ये कह दिया, अब पर ऐसे हम समझेंगे कैसे कि एरे एक पॉइंटर कैसे है, वो हम देखते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कोई एक पॉइंटर है, उसे हम लें और उसमें हम क्या करें, एरे के 0th इंडेक्स पे, यानी कि 0th पोजीशन है उसका हम एड्रेस अपने पीटीआर एक पॉइंटर है उसमें स्टोर करा दें। ये पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये हम अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो उसे जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसमें जो एरे है हमारा वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो एरे को हम और अच्छे से पढ़ेंगे उसमें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते हैं कि ये क्या है, कि ये जो पॉइंटर है वो किसका एड्रेस स्टोर कराता है, एरे के 0th पोजीशन पे, जो भी 0th पोजीशन है उसका एड्रेस। अब हम इसे अगर हम यहाँ पे एम्परसेंड भी नहीं लगाएं और केवल एरे का नाम लिख दें तो भी हमारे पास क्या होगा, एरे का जो 0th पोजीशन का जो भी एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ना, ये अगर हम इसका नाम लिख दें तो ये नाम जो क्या है, ये नाम पॉइंट करेगा उसके 0th पोजीशन पर, कि अगर हम किसी एरे का नाम लिख दें तो वो उसके 0th पोजीशन को पॉइंट करेगा। यानी कि अगर हम केवल एरे का हमने लिख दिया नाम, ARR हमारा एक एरे उसका नाम लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली 0th पोजीशन पे जो भी एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा, तो वो एड्रेस हमारे पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एरे क्या है, हमारा एक पॉइंटर है। तो अब हम इसे जरा समझते हैं कि एरे हमारा पॉइंटर कैसे है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक ट्रेवर्स इन एन एरे, यानी कि एरे में अब ट्रेवल करके देखते हैं पॉइंटर की मदद से। तो या तो हम इसे एक मान लीजिए हमने एक एरे बनाया जिसमें एक आधार, हमारा आधार नाम का एरे है, उसमें हम 10 नंबर होते हैं एरे में, तो हम 10 नंबर स्टोर कराएंगे। तो हमने एक पॉइंटर माना, उसमें हमने आधार का 0th पोजीशन का जो एड्रेस है वो हमने एक पॉइंटर में स्टोर करा दिया। अब हम इसे जरा अपने कोड में करके देखते हैं कि कैसे हम उसमें अपने एरे में ट्रेवल करेंगे और कैसे उनकी वैल्यूज को इनपुट लेंगे, अपने एरे में डालेंगे और एरे और उसे प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आधार नाम का एक एरे बनाते हैं इंटीजर टाइप का। तो हमने एक आधार नाम का एक एरे बनाया जिसमें हम मान लीजिए 10 छोड़ के हम 5 वैल्यूज हम यूजर से इनपुट कराते हैं और प्रिंट कराएंगे, अपने एरे में इनपुट कराएंगे और प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो हमने एक एरे बनाया जिसमें हम 5 एलिमेंट्स ले रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। उस पॉइंटर में हम आधार के 0th
इंडेक्स का एड्रेस स्टोर कराएंगे। तो हमने एक पॉइंटर बनाएंगे हम इंट एस्टरिस्क ptr। पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। तो इंट एस्टरिस्क ptr इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एड्रेस ऑफ अपने आधार का 0th एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कराएंगे इसमें पॉइंटर में। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। अब इस लूप हम क्यों चलाएंगे कि हमें हर एक एरे के हर एक इंडेक्स पे हम एक वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो लूप जब हमारा 0 पे होगा तो वो 0th इंडेक्स पे एक वैल्यू लेगा और उसे स्टोर कराएगा, जब फर्स्ट पे होगा तो एक वैल्यू लेगा और स्टोर कराएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जब वो सेकंड पोजीशन पे होगा तो एक वैल्यू लेगा और वो सेकंड हमारे इंडेक्स पे स्टोर करा देगा। ऐसे ही हमारा लूप चलेगा। और प्रिंट के लिए भी हम ऐसे ही लूप चलाएंगे कि जो हमारी 0th पोजीशन पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंट कर दो, जो फर्स्ट पे है उसे प्रिंट कर, जो सेकंड पे उसे प्रिंट कर। तो ऐसे हम अपने लूप चला के अपने एरे को ट्रेवर्स कराएंगे। तो देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं फॉर। अब यहाँ पे हम आई को इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, 0 से, क्योंकि ये 0th बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 0 से स्टार्ट होता है हमारा एरे। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0। अब आई हमारा क्या है, हमारे एरे में कितने 5 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि 5 से एक कम होगा यानी कि 4 होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आई लेस देन 5 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो गए, 5 से एक कम यानी कि 4 तक जाएगा, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 यानी कि 5 से एक कम है, इसलिए हमने 5 लेस देन 5 रखा। और हर बार हम आई को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब इस लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि प्रिंट एफ एंटर। अब एंटर कराएंगे वैल्यूज उस इंडेक्स के लिए। ठीक है, एंटर परसेंटाइल डी इंडेक्स, यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर वैल्यू एट परसेंटाइल डी इंडेक्स, यानी कि आई जब 0 होगा तो वहां पे लिख के आएगा कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो एंटर करो, उसके लिए वैल्यू एंटर करो, जिस फर्स्ट पे रखनी है वो वैल्यू एंटर करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे आई, यानी कि परसेंटाइल डी की जगह पे आएगा आई, यानी कि जब 0 है शुरू में तो 0 लिख के आएगा 0th इंडेक्स, फिर आएगा 1 तो एंटर वैल्यू एट 1 इंडेक्स। ऐसे सारे हमारा ट्रेवल करेगा। ठीक है, लूप चलेगा। अब हम इन वैल्यूज को स्कैन कराएंगे और जो हमारी सारी पोजीशन है 0 1 2 3 4, तो इनमें हम वैल्यूज को इनपुट करा लेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्कैन एफ का। हमने यूज किया स्कैन एफ का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंटाइल टी। और अब मेन चीज यहाँ पे आती है कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे कि हमें कहाँ पे स्टोर कराना है, हमें फर्स्ट इंडेक्स पे। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है कि पॉइंटर, अगर हम यहाँ ऐसे लिखें, अगर हम यहाँ पे लिख दें तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंटर ptr प्लस आई। अब ये चीज हमने क्यों लिखी, तो ये हम इसे जरा समझते हैं। तो पॉइंटर में हमारा क्या है, आधार ऑफ 0th इंडेक्स, यानी कि जो आधार हमारा जो एरे है उसके 0th इंडेक्स पे जो एड्रेस स्टोर है वो किस में है, पॉइंटर में स्टोर है। तो सिंपली जब हम स्कैन एप कराएंगे तो जो हमारा परसेंटाइल डी है, जब वो पहला लूप चलेगा तो आई की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आई हो जाएगा हमारा 0। तो पॉइंटर हमारा क्या है, आधार के 0th इंडेक्स का एड्रेस हमारे पॉइंटर में स्टोर है, तो जो भी वैल्यू है वो आधार के 0th इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। और जब हमारा आई 1 होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर में क्या है कि आधार का 0th इंडेक्स है। अब इसमें जब 1 को ऐड करेंगे तो आधार के फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। ऐसे कुछ हमारा जो लूप है वो काम करेगा और एरे में 1 बाय 1 हमारी जो सारी वैल्यूज हैं वो स्टोर होती जाएंगी। तो इसलिए हमने, आई होप आपको ये पॉइंटर प्लस आई समझ में आया होगा कि कैसे हमने यूज किया। इसे हम पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं जिससे कि हमारे पास अच्छा इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे लगाते हैं टर्मिनेटर। अब हम ऐसे ही सिंपली हम प्रिंट कराने के लिए भी एक लूप चला लेते हैं जिसमें हम
प्रिंट कराएंगे आधार की अपनी सारी वैल्यूज को। तो लूप चलाएंगे फॉर, इसमें भी हम आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, यानी सॉरी 0 से, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, और आई लेस देन होगा 5, और आई हर बार क्या होगा प्लस प्लस। अब इसमें हम कैसे स्टोर कराएंगे वैल्यूज को वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल डाई, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू वैल्यू एट परसेंटाइल डी इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम सबसे पहले परसेंटाइल डी की जगह हमें क्या लिखना है, आई की वैल्यू, क्योंकि इंडेक्स हमने लिखा है, यानी कि वैल्यू एट, अगर आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0th इंडेक्स पे वैल्यू, अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू, ऐसे ही। और यहाँ पे इंडेक्स इज परसेंटाइल डी, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए वहां की जो उस इंडेक्स पे स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा था ptr प्लस आई, अगर हम जानते हैं पॉइंटर में अगर हमें उस एड्रेस की वैल्यू को हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे लगा देते एस्टेरिस्क, तो हम वहां पे क्या लगा देते थे एस्टेरिस्क। तो हम यहाँ पे ptr प्लस आई के आगे हम सिंपली लगा देंगे एस्टेरिस्क, सॉरी यहाँ पे पहले हम आई लिखेंगे, फिर एक और कॉमा लगाएंगे, अब लगाएंगे एस्टेरिस्क, और यहाँ पे लिख देंगे ptr प्लस आई, ptr प्लस आई, तो यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेट, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे आई को पहले डिक्लेयर करेंगे इंट, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम बैकस्लैश एन लगा देते हैं जिससे कि सारी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। यहाँ पे भी लगा देते हैं बैकस्लैश एन, ठीक है। अब हम अपने कोड को जरा रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अब हम अपने कोड को रन करेंगे, तो इसे जरा बड़ा कर लेते हैं पहले, तो आपको और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे हम वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए हमने 2 डाली 0th इंडेक्स पे, अब फर्स्ट इंडेक्स पे हमने डाल दी 4, इस पे 6, 7, 8, और हमारे पास जो सारी वैल्यू है वो हमारे पास इजीली प्रिंट होके आ गई, वैल्यू एट 0th इंडेक्स 2, फर्स्ट इंडेक्स पे 4, सेकंड पे 6, बिल्कुल सेम हमारे पास वैल्यू आ गई जो हमने डाली थी, यानी कि इनपुट में दी थी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा एरे में कैसे हम लूप की मदद से एरे को इनपुट लेते हैं और लूप की मदद से एरे को प्रिंट कराते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन हैं जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो थोड़ा रिकैप करके वीडियो को दोबारा से देख लें, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अब हम वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम एरे को और ब्रॉडली हम समझते हैं कि एरे होता क्या है, मतलब एरे में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो देखते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरे एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि अब हम एरे का क्या करेंगे, हम फंक्शंस बनाएंगे, एरे फंक्शंस में एरे को डिक्लेयर करेंगे और कॉल लगवाएंगे। तो हम कैसे इसे यूज करेंगे, तो हम अगर हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है एरे के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वॉइड, जिस भी टाइप का अगर हमें वॉइड लेना है, इंट लेना है, वो हम इजीली हम जानते हैं, हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं कि वॉइड लें कि इंट लें। तो वो आपने अगर फंक्शंस वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी हमने बना के रखी है, उस वीडियो को जाके चेकआउट करें, तो आपको फंक्शंस के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम अपना एक डेटा टाइप लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नाम, ठीक है। जो भी एरे हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं तो एरे का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट नंबर, और यहाँ पे लगाएंगे हम पेरेंथेसिस, ठीक है। अब जिस टाइप का हमें एरे इसमें डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट टाइप का एरे करना है, तो इंट एरे का नाम ARR, यहाँ पे लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट। अब इन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे, इसको इस नंबर को लिखने के लिए हम यहाँ पे कॉमा के बाद हम एक इंट n लिखेंगे, जिसके अंदर हम उस नंबर को लिखेंगे, यानी कि कितने एलिमेंट्स की हमें एरे चाहिए, क्योंकि हम कितने भी एलिमेंट्स की एरे बना सकते हैं, इसलिए हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे।
ठीक है। इसे हम पॉइंटर से भी इस फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि हम पॉइंटर से भी, क्योंकि एरे हमारा एक पॉइंटर है, तो हम पॉइंटर का यूज करके भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने जो पिछला सवाल किया था उसे हम एक और तरीके से करके देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा और फंक्शन में जो आगे चीजें पढ़ेंगे वो भी क्लियर होगी। तो हम पिछले सवाल पे दोबारा जंप करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे पॉइंटर से करा था इसे। पर अगर हम इसे यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें आधार और एंगुलर ब्रैकेट लगा के अंदर लिख दें आई, तो यहाँ पे भी ये सेम वही होगा। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया आधार आई। अब जब भी आई की वैल्यू 0 होगी तो जो भी वैल्यू है वो आधार के 0th इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। फर्स्ट होगी तो पहले इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो जो कन्वीनियंट लगता है हमें, जो भी हमें कॉन्सेप्ट कन्वीनियंट लगता है उस कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। अगर हमें पॉइंटर वाला इजी लगता है पॉइंटर से, नहीं तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल है पॉइंटर वाले से, वैसे पॉइंटर भी सरल है, पर इस कॉन्सेप्ट से भी हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया आधार और एंगुलर ब्रैकेट लगा के आई लिख दिया। ठीक है, और यही हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे हमें किसकी वैल्यू स्टोर करानी है, आधार, यहाँ पे लिख देंगे आई। और अब अपने कोड को दोबारा से रन करा के देखते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट आ रहे होंगे। यहाँ पे डालते हैं 0th इंडेक्स पे हमें क्या डालना है, हमने मान लीजिए 3 डाला, फर्स्ट पे 5 6 7 8, और हमारे पास जो सारी वैल्यूज हैं वो सिंपली इजीली प्रिंट होके आ गए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं और पॉइंटर से भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो अब हम अपने जंप करते हैं वापस अपने फंक्शन वाले टॉपिक पर जो हम समझ रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे हम पॉइंटर से भी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐसे भी फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। और फंक्शन कॉल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे इसके जो पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे अपने एरे का नाम और कॉमा कितने एलिमेंट की हमारी एरे है वो लिखेंगे, और हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाएगी। इसके लिए हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन एरे। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें से हमें एरे में बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे, उसमें से हमें बताना है कि कितने ऑड नंबर हमारे एरे में प्रेजेंट है। तो वो हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को करते हैं तो आपको फंक्शन के जो टॉपिक है, जो फंक्शन में एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। करते हैं इस प्रोग्राम को, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं अपने ऑड नंबर्स को काउंट करने के लिए। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं इंट काउंट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर एक हम एरे डिक्लेयर करते हैं। तो इंट एरे, हमने एक एरे डिक्लेयर की जिसमें हम एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंट एन। हमने अपना एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कैसे ऑड नंबर को काउंट करें। अब हम अपने फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो वही हम लिखेंगे कि इंट काउंट, अपना फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ पे लिख दिया इंट ए आर आर, एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ पे लगाया कॉमा और इंट एन जो भी साइज है वो। अब यहाँ पे लगाया करली ब्रेसेस। अब हम लिखते हैं अपने फंक्शन की डेफिनेशन की इसमें हम क्या लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, ऑड नंबर को काउंट करना है। तो हम सबसे पहले काउंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, तो हमने काउंट वेरिएबल लिया, उसे हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, यानी कि काउंट की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 है, काउंट में अभी स्टोर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक लूप चलाएंगे और उस लूप में हम क्या करेंगे, एरे को ट्रेवर्स कराएंगे और उसमें देखेंगे कि कहीं पे हमारा ऑड नंबर अगर आ रहा है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। तो हम एक लूप चला रहे हैं, और लूप, हमने एक लूप बनाया। अब इस लूप में हम क्या करेंगे, इंट आई को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। देखो हम एरे जितने भी हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है एरे में। तो एरे को हम इनिशियलाइज किससे करेंगे, 0 से, समझे। तो यहाँ पे हमने लिखा आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस।
अब यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के हम यहाँ पे अब लॉजिक लिखेंगे अपने ऑड नंबर का। ऑड नंबर कैसे काउंट करते हैं वो हम इजीली सीख चुके हैं, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, हम पिछली वीडियोस में अपनी सीख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा जो ARRI है, यानी कि हमारा जो ARRI है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, अगर हम उसका फैक्टोर हम उसका मॉड्यूलो निकालें, मॉड्यूलो 2 के रिस्पेक्ट में, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, तो हम क्या करेंगे काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। देखो इसमें ये आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ऑड नंबर कैसे चेक करते हैं, कि अगर हमारा जो एरे का जो वैल्यू है वो अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है और 0 नहीं आ रहा है, तो काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे, जिससे कि काउंट में हमारी वैल्यू काउंट होती जाएगी और इस काउंट को हम क्या करेंगे रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, इस काउंट को हम क्या करेंगे रिटर्न करा लेंगे और मेन फंक्शन में जाके होल्ड कर लेंगे। काउंट को हमने यहाँ से करा लिया रिटर्न। अब मेन फंक्शन में हम लिखते हैं, सबसे पहले हम अपना एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट एरे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एरे की अपनी वैल्यूज लिख देते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये इधर नहीं आएगा, ये एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, हमने अपना एक एरे डिक्लेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कॉल लगवाएंगे अपने फंक्शन को। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड्स, और यहाँ पे लिख देंगे परसेंटाइल डी। और यहाँ पे हम अपने जो हमारा जो फंक्शन है, जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था, वो हम यहाँ पे लिख देंगे काउंट। अब यहाँ पे हम एरे का अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पे एरे के जितने एलिमेंट्स है, एरे में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे एरे में 6 एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, और अब हम अपने जरा कोड को रन करा के देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आती है। तो हमने अपने कोड को रन कराया, तो हमारे पास सिंपली आ गया नंबर ऑफ ऑड्स कितने आए 3, यानी कि 3 ऑड नंबर हैं हमारे इस एरे में। हम जैसे कि देख भी सकते हैं, इसे जरा छोटा कर लेते हैं। हमारे पास कितने ऑड है 1 3 एंड 5, यानी कि 3 ऑड है हमारे पास काउंट होके आ गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे फंक्शंस में हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ फंक्शन टू रिवर्स एन एरे, यानी कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करे एरे को रिवर्स करे। अब एरे को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए एक एरे है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमें अपनी एरे को रिवर्स करना है, और हमारे पास रिवर्स होने पे क्या आना चाहिए, यानी कि अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 4 3 2 1। एक हमारे पास नई एरे आएगी जिसमें हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी रिवर्स होके आएंगी। हमें एक ऐसी एरे बनानी जिसमें हमारी सारी वैल्यूज रिवर्स होके आए। मान लीजिए हमारे पास ये एक एरे है, अब इसमें हम रिवर्स कैसे करेंगे, तो रिवर्स करने का एक तरीका हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास आ जाए ये वाली वैल्यू, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए आपस में रिवर्स हो जाए। यहाँ पे आ जाए ये वाली वैल्यू और यहाँ पे आ जाए ये वाली वैल्यू, और ये ऐसे यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में रिवर्स हो जाए, इन दोनों के बीच में। ठीक है, 4 इधर आ जाए 2 उधर आ जाए, तो ऐसे मतलब कि ऐसे रिवर्स हो जाए।
ऐसे ही, और ये थ्री तो बीच में ही रहेगा। तो हमारे पास जब हम ऐसे रिवर्स करेंगे कि 1 की जगह आ जाए 5, 5 की जगह आ जाए 1, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 और 3 अपनी जगह पे, तो हमारे पास एरे जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी कि 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये हमारे पास नई एरे बन के आएगी, जो कि हमारे पास एरे इजीली रिवर्स हो गई। अब इसे हम जरा ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन क्या होता है कि कोड करने से पहले हम इसे अपने एनालाइज करके देख लें कि हमारे पास कैसे कुछ क्या हम लॉजिक लगाएंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, सारा हम करके देख लें। तो पहले हम यहीं पे सारी चीजें करके देख लेते हैं। अब अगर हम इस एरे का फर्स्ट इंडेक्स देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट नंबर का अपने इंडेक्स देखें, अगर हम अपने फर्स्ट नंबर का इंडेक्स देखें तो कितना है, आई। ठीक है, और अगर हम अपने सेकंड नंबर का इंडेक्स देखें तो वो क्या हो जाएगा, एन माइनस आई माइनस वन। अब ये कैसे आया एन माइनस आई माइनस वन, कैसे, इसे समझने के लिए हम एक टेबल से समझते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आई, यहाँ पे लिखते हैं एन माइनस आई माइनस वन। ठीक है, अब अगर हम हमारे पास जो आई की वैल्यू है अगर वो जीरो है, ठीक है, जब हमारे पास आई की वैल्यू जीरो है मतलब कि जब हमारा इंडेक्स क्या है, जीरो है, तो वहां पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 4। अब देखते हैं यहाँ पे 4 आता है कि नहीं। एन हमारे पास कितने हैं, 5। कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो 5 माइनस आई कितना है, जीरो, माइनस ये क्या है, 1। तो हमारे पास क्या आया, जीरो, और यहाँ पे कितना आया, 4। यानी कि ये जो है हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो कौन से इंडेक्स पे है, जीरो पे, और जो सेकंड नंबर है वो है फोर्थ इंडेक्स पे। इन दोनों को रिवर्स करना है। ऐसे ही जब हम इन दोनों को देखेंगे ना तो हमारे पास फर्स्ट तो हो जाएगा 1, सेकंड हो जाएगा हमारे पास थर्ड इंडेक्स, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा ये 2 और 4, इन दोनों को अब रिवर्स करना है। पहले जो हमने फर्स्ट माना था ये और सेकंड माना था ये, तो ये दोनों तो आपस में रिवर्स हो गए। अब हमें करना है 2 और 4 को रिवर्स। तो हमने फर्स्ट नंबर माना 2 को और सेकंड नंबर माना 4 को, इन दोनों को रिवर्स करना है, जिसका 2 हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे, 4 हमारा थर्ड इंडेक्स पे। देखते हैं अगर हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, 1, और सेकंड नंबर पे क्या होगा, एन की जगह हमारे पास क्या आएगा, 5, आई की जगह क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 1। तो हमारे पास क्या आएगा, जब आई की वैल्यू 1 है तो सेकंड नंबर हमारा कौन से इंडेक्स पे होगा, फर्स्ट नंबर तो 1 पे होगा फर्स्ट इंडेक्स पे, और सेकंड नंबर हमारे पास होगा थर्ड इंडेक्स पे। तो वही है, ये हमने देखा, ये दोनों आपस में रिवर्स हो जाएंगे और 3 तो अपनी जगह पे रहेगा। और यहाँ, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आई की वैल्यू क्या थी, वो हमारे पास अब 3 पे बंद हो जाएगा, क्योंकि हम यहीं तक लूप चलाएंगे। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो वापस वो अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे जो पहले अपनी जगह पे। ठीक है, अब हम इसे जरा अपने लूप को लिख के देखते हैं अपने, ऐसे ही फिर हम अपने कोड में करके देखेंगे। तो हम अपने लूप को लिख के देखते हैं। सबसे पहले इन सबको हटा देते हैं। अगर हम इसमें अगर अपना लूप लिखें तो लूप क्या होगा, और अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई बराबर जीरो से। ठीक है, आई बराबर जीरो से हमने अपनी वैल्यू को स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे आई को रखेंगे अब लेस देन एन बाय टू, क्योंकि हमें कहाँ तक, केवल यहाँ तक हम अपने लूप को रन कराएंगे, क्योंकि अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे वापस, तो रिवर्स जो हमने करा था वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, तो इसलिए एन बाय टू लिखेंगे। ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट होगा उसमें क्या होगा, ए आई को हम, ठीक है, और जो सेकंड में
सेकंड में n माइनस आई माइनस वन। समझ में आया? अब इस चीज को हम अपने कोड में लिख के देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे लिखते हैं इंट n, ये हमने एक फंक्शन बनाया। अब हम अपने फंक्शन में यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन की को डिफाइन कैसे करेंगे, हम सिंपली पहले अपने फंक्शन सेम लिख लेंगे ऊपर जो हमने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा इंट n। और अब हम अपने फंक्शन में क्या करेंगे, अब हम अपने फंक्शन में लिखेंगे जो भी हमें उसे डिफाइन करना है। उसे हमें डिफाइन कैसे करना है कि सबसे पहले हमें उसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली एक लूप चलाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर, जिसे हम लिखेंगे i बराबर 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो इंट i इक्वल टू 0 और i लेस देन n/2, जैसा कि हमने अभी समझा था। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लिखेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले i को इनिशियलाइज करेंगे, i बराबर 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे i लेस देन n/2, n/2, जैसा कि हमने अभी ट्राई रन करके देखा था। तो और अब हम लिखेंगे i प्लस प्लस, और यहाँ पे इसे कर देंगे बंद। पहले यहाँ पे ये, अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाए, मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू वो कौन सी थी हमारी, ए आई, यानी कि ए मतलब कि ए आर आर और आई, क्योंकि हमारे एरे का नाम क्या है, ए आर आर हमारे एरे का नाम है, इसलिए हमने लिखा ए आर आर आई। ठीक है, और हमारी जो सेकंड वैल्यू थी इंट, ये वेरिएबल इंट, और यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू है इंट सेकंड वैल्यू, जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो हम लिखेंगे, इसमें क्या हम करेंगे, ए आर आर, इसमें हम स्टोर कराएंगे एन माइनस आई माइनस वन, जैसा कि हमने समझा था एन माइनस आई माइनस वन। ये आपने अगर खुद से नहीं सोच पाया, तो मैंने पहले भी कहा अगर आपने ये खुद से नहीं सोच पाया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। और ये कुछ क्लासिकल तरीका भी है कि एन माइनस आई माइनस वन लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस आई माइनस वन। ठीक है, अब हमने लिख ली कि फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास क्या है कि ए आर आर आई, यानी कि फर्स्ट वैल्यू में हम क्या स्टोर करा देंगे, जो ए आर आर आई में जो स्टोर है वो। और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ए आर आर एन माइनस आई माइनस वन। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इन दोनों को आपस में रिवर्स कराना है, तो इन दोनों को आपस में रिवर्स कराने के लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम ए आई जो है उसमें हम सेकंड वैल्यू को डाल देंगे, और जो ए एन माइनस आई माइनस वन है उसमें हम फर्स्ट वैल्यू को डाल देंगे। तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, ए आई जो है इसमें हम डाल देंगे अपने सेकंड वैल्यू को, हमने इसमें डाल दिया अपनी सेकंड वैल्यू को। ठीक है, और जो ए आई माइनस एन माइनस वन है उसमें हम डाल देंगे अपनी फर्स्ट वैल्यू को। तो ए आर आर, सॉरी ए आर आर है हमारा वेरिएबल, मतलब एरे, तो ए आर आर। अब यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, ए आर आर एन माइनस आई माइनस वन में हम क्या डालेंगे, अपनी फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है, तो हम डालेंगे अपनी फर्स्ट वैल्यू, अपनी फर्स्ट वैल्यू को हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इतना कर लिया। ठीक है, हमने अपनी डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया। अब हम अपनी एक एरे डिक्लेयर करेंगे, तो हमने एक एरे अपनी डिक्लेयर की, एरे। ठीक है, जिसमें हम अपनी एरे में कुछ नंबर्स अपने डाल देते हैं। तो हम डालते हैं 1
2,3,4,5। ठीक है, ये हमारी एरे बन गई। अब हम इस एरे को, अब हम अपने जो रिवर्स वाले फंक्शन है उसको कॉल लगवाएंगे, जिससे हमारे जो नंबर्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, हमारी जो एरे है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हम अपने फंक्शन को कॉल लगाते हैं। तो फंक्शन को कॉल लगाने के लिए लिखेंगे rev, अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब लिखेंगे अपने एरे का नाम, और हमारे में कितने एलिमेंट है एरे के? 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, अब हमने रिवर्स तो कर लिया, अब इस रिवर्स एरे को हमें प्रिंट भी कराना है। तो हम एक और फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम अपनी एरे को प्रिंट करा रहे होंगे रिवर्स वाली। तो हमने एक अपना फंक्शन बनाया प्रिंट ARR, और इसमें वही लिख देंगे अपन इंट ARR, अपनी एरे का नाम, और इंट n, और इसको भी, इस एरे को भी हम अपने डिफाइन कर लेंगे। तो इंट प्रिंट ARR, यहाँ पे लिखेंगे इंट ARR इंट n, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी एरे को प्रिंट कराने के लिए एक लूप चलाएंगे फॉर। हमने अपना एक लूप चलाया। अब इस लूप में हम i को सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे i बराबर 0 से। देन i में अब हम यहाँ पे n/2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो सिंपली प्रिंट कराना, n/2 तो रिवर्स वाले कॉन्सेप्ट के लिए था। तो केवल हमें तो 1 से लेके पूरी जीरो इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक हमें सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो हम सिंपली i को कहाँ तक लिखेंगे? n तक, और i प्लस प्लस। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली अपने एरे को प्रिंट कराएंगे। अब प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली परसेंटाइल, और हम यहाँ पे लगा देंगे \t। अब ये \t क्या होता है, जैसे \n होता था हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए, ऐसे ही \t होता है टैब, मतलब कि स्पेस देने के लिए। एक नंबर अगर यहाँ पे है तो थोड़ा स्पेस लेके दूसरा नंबर यहाँ पे होगा, तो ऐसे \t का यूज ये होता है। और अब हम यहाँ पे प्रिंट क्या करा देंगे, ARR i को, और यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। और अब हम अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ARR, और यहाँ पे लिखेंगे ARR, मतलब कि अपना जो एरे है उसका नाम ARR, और उसमें कितने एलिमेंट है? 5, तो 5। अब हम अपने कोड को जरा रन करा के देखते हैं। इससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पे हम \n भी प्रिंट करा लेते हैं, जिससे कि हमारी जो दोनों एरे हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, साथ में ना आए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे \n, और यहाँ पे लगाया टर्मिनेट। अब हम अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम है वो कैसे बन के आया। तो हम देख सकते हैं हमारी जो एरे है वो रिवर्स हो गई। तो हमारी एरे तो प्रिंट होके आ गई, जैसा कि हमने 1 2 3 4 5 डाला था, तो हमारे पास आ गया 5 4 3 2 1। आई होप आपको ये वाला जो प्रोग्राम है वो समझ में आया होगा। अब हमारा जो 1D एरे है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब अपना 1D एरे को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं अपने 2D एरे पे। वैसे एरे तो 3D भी होते हैं, 4D भी होते हैं, 5D भी होते हैं, पर हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें 2D एरे हमारे लिए सफिशियंट है। तो अब हम बात करते हैं हमारा 2D एरे के बारे में। तो 2D एरे हमारा क्या होता है कि हम जानते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं और उनकी अलग अलग एज, हमें मतलब कि दो ग्रुप हैं। ग्रुप ए, हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और ग्रुप ए में रहने वाले लोगों की एज और ग्रुप बी में रहने वाले लोगों की एज। ठीक है, दो एरे बन गई, और ये जो दोनों ग्रुप हैं वो एक किसी में आएंगे, यानी कि ये दोनों ग्रुप हैं वो किसी एक इंडस्ट्री है, जैसे कि मान लीजिए
वर्चुअल कोड एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वर्चुअल कोड। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों किसके अंडर में आते हैं? वर्चुअल कोड की इंडस्ट्री के अंडर में। तो वर्चुअल ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों एरे एक बन जाएंगे, मतलब कि ऐसे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने 11th 12th में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा होगा 11th 12th में, हमने मैट्रिक्स पढ़ा होगा। तो मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स होती है। हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, इसे हम कहेंगे 0 0 0 इंडेक्स, ठीक है, ये हमारा होगा 0 0 इंडेक्स, ठीक है, और ये हमारा होगा 0 1, ये हमारा 0 0 होगा, ये हमारा होगा 0 1। ऐसे ही ये होगा हमारा 1 0, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा हमारा 1 0, और जो ये वाला है ये होगा 1 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 2D एरे क्या होता है, कि इसमें दो एरे होते हैं, मतलब कि एक 1D एरे, उसमें एक एक एरे था, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेट्स था, इसमें दो ग्रुप ऑफ सेट्स, यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसे हम कैसे इंडेक्स इसका पढ़ेंगे कि 0 0 है ये पहला, मतलब कि फर्स्ट, मतलब कि जीरो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो जीरो जो हमारी फर्स्ट एरे है उसका पहला, फर्स्ट एरे का पहला एलिमेंट, और ये जो है हमारी फर्स्ट एरे का सेकंड एलिमेंट, ये है हमारी सेकंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट, और ये सेकंड एरे का सेकंड एलिमेंट। क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो ये 0 1 हैगा, ये मतलब ये 0 0 है, ये 0 1, ये 1 0, ये 1, ठीक है। इसे हम जरा एक अपना प्रोग्राम करके देखते हैं, तो जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें दो लोगों के तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हम चढ़ाएंगे, तो उसे हम जरा बना के देखते हैं, तो उससे आपको 2D एरे बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट ARR, वही जैसे एरे को हम डिक्लेयर करते हैं सेम वैसे ही करना है, बस हमें यहाँ पे पहले हम एक एंगुलर ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट लगा देते हम। तो उस ब्रैकेट के बगल में हम एक और सेम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, दो ब्रैकेट हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर इक्वल टू करके एक बड़ा करली ब्रेसेस, उसके बीच में दो छोटे करली ब्रेसेस लगाएंगे और उन्हें सेपरेट करेंगे कॉमा से। तो ये कुछ इसका डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है, तो इसे हम एक प्रोग्राम में लिख के देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें दो लोगों के तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हमें एंटर कराने हैं, मतलब कि प्रिंट उसमें स्टोर कराने हैं। तो दो लोगों के, इसे अच्छे से समझेंगे हम कैसे, इसे हमें क्या करना है, दो लोगों के तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हमें स्टोर कराने हैं। तो इसे हम कैसे स्टोर कराएंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले एक एक पर्सन के तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हो जाएंगे, पहले एक पर्सन के तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, एक पर्सन के हो गए तीन सब्जेक्ट के मार्क्स। अब जो हमारा सेकंड पर्सन है उसके तीन सब्जेक्ट के मार्क्स, एक दो तीन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने पहले एक पर्सन के तीन सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ाएंगे, फिर सेकंड पर्सन के तीन सब्जेक्ट के मार्क्स लिखेंगे। तो अब हम जरा इसे डिक्लेयर करते हैं अपनी एरे को, फिर उसमें क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, प्रिंट कराते हैं, मतलब कि स्कैन करते हैं और प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम एरे को अपनी डिक्लेयर करेंगे, इंट मार्क्स नाम की हमने एक एरे बनाई, जिसमें हमने दो बार ब्रैकेट लगाने हैं ना, दो बार हमने ब्रैकेट भी लगा दिए। अब हम इक्वल टू करके यहाँ पे लगाएंगे एक बड़ा करली ब्रेसेस, फिर उसके बीच में दो छोटे करली ब्रेसेस, जिसके अंदर हम नंबर लिखेंगे और उन्हें सेपरेट करेंगे कॉमा से। तो हमने एक करली ब्रेसेस बनाया जिसमें हम पहली वाली अपनी एरे के लिए लिखेंगे, मतलब कि एक पहले पर्सन के नंबर लिखेंगे जिसमें। तो हमने यहाँ पे पहले पर्सन के नंबर लिख दिए 98, 97, 96, ठीक है। ऐसे ही इसे हमने सेपरेट किया कॉमा से। अब दूसरे पर्सन के नंबर लिखते हैं, दूसरे पर्सन के आएंगे 95, 97, 99, ठीक है, और इसे हमने टर्मिनेटर लगा के अपनी एरे को
कंप्लीटली डिक्लेयर कर लिया। अब हम एक एक करके इन्हें प्रिंट कराना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट पर्सन के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, यानी कि पहले पर्सन के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स। तो उसे हम कैसे कराएंगे, तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट। हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे फिजिक्स 1, यानी कि पहले पहले बच्चे के फिजिक्स के मार्क्स इक्वल टू परसेंटाइल टी। और यहाँ पे हम प्रिंट क्या कराएंगे, मार्क्स 0 0। हमने यहाँ पे क्या किया कि मार्क्स जो है हमारे वो पहले बच्चे के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, यानी कि 0 तो 0, मतलब कि पहली जो हमारा क्या था, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो हमने फर्स्ट बच्चे के फर्स्ट के मार्क्स हमने डाल दिए। अब हम डालेंगे प्रिंट ऐप करके, इसे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब फर्स्ट इसमें हम डाल देते हैं केमिस्ट्री के मार्क्स, पहले बच्चे के केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 पहले बच्चे के दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, पहले बच्चे के तीसरे सब्जेक्ट के, ठीक है। ऐसे ही सेकंड बच्चे के लिए लिख लेते हैं। तो पहले बच्चे के फिजिक्स के मार्क्स, मतलब कि दूसरे बच्चे के फिजिक्स के मार्क्स, तो वो होगा 1, दूसरे बच्चे के लिए 1 पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, दूसरे बच्चे के तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स। और यहाँ पे लिख देंगे केमिस्ट्री, यहाँ पे लिख देंगे 2, ऐसे ही यहाँ पे मैथ लिख देंगे और 2। अब देखते हैं हमारे पास जो सही है, हमने लिखा है या नहीं। हम प्रिंट करा के देखते हैं सही मार्क्स प्रिंट होके आते हैं या नहीं। देखिए बिल्कुल करेक्ट मार्क्स हमारे पास प्रिंट हो गया है, 98 97 96 पहले बच्चे के, दूसरे 95 97 90। तो आई होप आपको ये वाला जो मल्टी डायमेंशनल एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिससे आपको जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो सिंपल है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, मैट्रिक्स की तरह होता है, जिसमें जैसे 1D एरे में एक एरे था, अब इसमें क्या है 2D एरे में एक एरे में 2 एरे हैं, यानी कि 2 सेट्स ऑफ ग्रुप है, यानी कि पहले एक एरे आएगा दूसरा एरे, तो ये हो गया 2D एरे, ठीक है। तो इसे हम जरा मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं या आपके टीचर्स भी आपसे पूछ लेते हैं। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिखें, जैसे कि हमने मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में आ जाएंगे, कॉलम है वो रो में आ जाएंगे। तो 1 2 हमारा आ जाएगा कॉलम में, और जो 3 4 हैगा जो सेकंड रो में था वो आ जाएगी सेकंड कॉलम में। तो 3 4 ये हमारी ट्रांसपोज हो गई हमारी मैट्रिक्स। अब इसे कोड में कैसे करके देखेंगे, देखो सबसे पहले हम एक, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स को हम यूजर से इनपुट लेंगे और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज उसे करके दे देंगे, ठीक है। तो हमें कितनी मैट्रिक्स चाहिए होगी, दो हम डिक्लेयर करेंगे 2D एरे, मतलब कि 2 एरे हम डिक्लेयर करेंगे, जिसमें से हम एक एरे को हम इनपुट लेंगे और एक को हम प्रिंट कराएंगे, जिसका जो ट्रांसपोज होके हमारे पास आएगा। तो देखते हैं हम इसे करके देखते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो।
अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करवाना है। तो हमें एक मैट्रिक्स वो चाहिए जो यूजर इनपुट में देगा, और एक मैट्रिक्स हम यूजर को देंगे जो कि उसका ट्रांसपोज होगा। तो हमें कितने एरेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा, 2 एरे को। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंट ए, जिसमें से हम 10-10 लिख देते हैं सब में, फिर बाकी यूजर जितना करना चाहे, पर 10 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे एक A10-10 वाली एरे ले ली, और एक एरे हमने ले ली B10-10। ठीक है, एक हम वेरिएबल मान ले रहे हैं R, जिसमें हम नंबर ऑफ रोज को स्टोर कराएंगे जिस वेरिएबल में। एक C ले रहे हैं जिसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स को स्टोर कराएंगे। ठीक है, और एक हम वेरिएबल ले रहे हैं I, जो कि हमारा लूप में काम आएगा, और एक J। तो अब हमने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब हम वन बाय वन हर चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम यूजर से नंबर ऑफ रोज को इनपुट लेंगे कि कितनी रो का हमारी मैट्रिक्स है और कितने कॉलम्स की, तो उन्हें हम इनपुट में लेंगे। सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, उसमें हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे \n, और इसे स्कैन कर लेंगे स्कैन एफ की मदद से। यहाँ पे लिखेंगे %d, और कहाँ पे इसे स्टोर करा देंगे, आर में। इसे हम आर में स्टोर करा देंगे। अब ऐसे ही हम कॉलम्स के लिए यूजर्स को एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम इजीली यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, यहाँ पे लगाते हैं \n। अब हम इसे इनपुट ले लेंगे स्कैन ऐप की मदद से। तो स्कैन ऐप लिखा, यहाँ पे लिखा %d, और यहाँ पे एम्परसेंड सी में से स्टोर करा। ठीक है, अब हमारे पास रो की वैल्यू आ गई, कॉलम की वैल्यू आ गई। अब हम यूजर से कहेंगे कि अब आप मैट्रिक्स को इनपुट में दो। तो हम यूजर से एक मैट्रिक्स इनपुट में लेंगे जिसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो उस मैट्रिक्स को इनपुट में लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1D एरे में हम एक लूप चलाते थे क्योंकि उसमें केवल रो थी, इसमें रो भी है कॉलम भी है। तो हम इसमें दो लूप, मतलब कि 2 लूप चलाएंगे, 2 फॉर लूप, एक जो रो को इनपुट लेगा और एक लूप जो कॉलम को इनपुट लेगा। रो के लिए हम आई का यूज करेंगे, कॉलम के लिए जे का यूज करेंगे। क्लियर? तो अब हम एक लूप चलाते हैं, और इसमें हम सबसे पहले आई को इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ठीक है, आई हमारा होगा <<r, क्योंकि हमने आर किसके लिए, रो, और आई हमारा किसके लिए, आर के लिए। तो ये लूप हमारा रो को इनपुट लेने के लिए है। तो हमारा आई कहाँ तक होगा, <<r तक, और हर बार आई को कर देंगे ++। ठीक है, अब हम एक और लूप चलाएंगे जो कि हमारा होगा कॉलम के लिए। तो फॉर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जे वेरिएबल लेंगे। जे हमारा स्टोर कराएगा, जे हमारा इनपुट लेगा कॉलम को। तो जे 0 से भाई इनिशियलाइज होगा, और जे हमारा << होगा सी से, क्योंकि सी क्या है, हमारे कॉलम। ठीक है, तो हमने इधर कॉलम लिख लिया। अब और जे को हर बार कर देंगे ++। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्कैन कर लेंगे, मतलब कि इनपुट लेंगे अब अपनी मैट्रिक्स को। तो हमने यहाँ पे लिखा %d, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए आई जे। ठीक है, हमने अपनी जो मैट्रिक्स है उसे इजीली इनपुट ले लिया, और हर बार क्या करेंगे, यहाँ पे रो को हम क्या करेंगे, हर बार बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे रो में हम लिखेंगे प्रिंट एफ
बैकस्लैश एन। ठीक है, तो हमने ये लूप लिख लिया मैट्रिक्स को इनपुट लेने के लिए। अब हम एक लूप लिखेंगे जिसमें हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर एक और लूप लिखेंगे जिसमें हम प्रिंट कराएंगे। तो या फिर हम इसे देखो, हमने जी अभी जो स्कैन करी है इसे हम प्रिंट करा के भी दिखा सकते हैं, इससे रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। जो हमने उस मैट्रिक्स को इनपुट में लिया है उसे हम जरा प्रिंट करा देते हैं कि हमने क्या मैट्रिक्स इनपुट में ली। तो हमने इसे प्रिंट कराने के लिए एक और लूप चलाएंगे, यही सेम लूप कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ स्कैन एफ की स्टेटमेंट की जगह लिख देते हैं प्रिंट एफ। और यहाँ पे लिख देते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ मैट्रिक्स इज बैकस्लैश एन। और इसे जब हम मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे ना तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैकस्लैश टी, जिससे कि हमारे ऐसे ऐसे मतलब कि स्पेस में हमारे नंबर प्रिंट। तो हमने ये क्या किया कि हमने अभी एक लूप लगाया, उसमें हमने सारी चीजें अपनी करके देखी। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स को इनपुट भी ले लिया, उस जो मैट्रिक्स इनपुट ली थी उसे प्रिंट भी करा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अपने ट्रांसपोज के लिए। अपने ट्रांसपोज के लिए हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम कैसे उस ट्रांसपोज हम अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसी लूप को हम कॉपी कर लेते हैं। इसी लूप को हमने कॉपी कर लिया और इसमें हमें बस छोटा सा चेंजेस करना है, जो हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रिंट कराने की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे हमारी जो दूसरी मैट्रिक्स थी ना बी आई जे, जो हमारे पास बी मैट्रिक्स थी ना उसमें उसे हम लिखेंगे बी आई जे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी जो ए मैट्रिक्स है इसमें आई की जगह हम लिख देंगे जे, और यहाँ पे लिख देंगे आई। पहले हमने लिखा था आई यहाँ जे, और यहाँ पे हम लिख देंगे जे आई। तो अब हमारी, और इस स्टेटमेंट को भी हटा देंगे। तो हमने क्या देखा, ये जो चीज है ना ये इंपॉर्टेंट है। जब हम एडिशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बस इतनी सी चीज को हमें चेंज करना है और हमारे सारे प्रोग्राम बन रहे होंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, एडिशन का हो, ट्रांसपोज का हो। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। हमने क्या किया, दो लूप चलाए और इसमें जो बी आई जे हमने जो दूसरी मैट्रिक्स मानी थी उस मैट्रिक्स में हमने उसकी वैल्यू डाल दी ए आई जे, मतलब जो पहली वाली वैल्यू थी, पर उसको हमने क्या किया, पहले हमने जे लिख दिया और आई हमने मतलब रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। और अब हम जरा इस जो हमारी ये वाली जो अब मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज हो चुकी है, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज बैकस्लैश एन। और अब लूप चलाएंगे प्रिंट कराने के लिए। तो सेम हम अपने लूप को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी यहाँ पे लिख देंगे बी, ए की जगह लिख देंगे बी आई जे। ठीक है, और हमारी इजीली हमारी जो प्रिंट हो जाएगी हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम अपने जरा इस प्रोग्राम को जरा रन करके देखते हैं कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं एक मैट्रिक्स को, कैसे उसे प्रिंट कराते हैं, फिर कैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट होती है, तो वो देखते हैं। रन कराएंगे हम प्रोग्राम, इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे थोड़ा कोड में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वो और लिख लेते हैं मैसेज की एंटर, जिससे हमें ध्यान रहे, क्योंकि हम तुरंत हम इनपुट लेने लगेंगे, रो इनपुट लेगा, कॉलम इनपुट लेगा,
फिर आपको पता नहीं चलेगा कब मैट्रिक्स को इनपुट करना है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रिंट एफ, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। वैसे आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर मैट्रिक्स परसेंट बैकस्लैश। अब जरा अपने कोड को रन करा के देखते हैं कि हमारी एक ब्यूटीफुल सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे बन के आता है। तो देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी रो को एंटर करते हैं। हमने मान लीजिए 2 रो डाली, 2 कॉलम डाले। अब वो कह रहा है कि एंटर मैट्रिक्स। अब हम अपनी मैट्रिक्स को लिखते हैं, तो 2 4 6 8। तो हमारी देखिए, हमारी जो मैट्रिक्स पहले आई 2 4 6 8, इसका ट्रांसपोज हो गया 2 4 6। तो आई होप आपको ये वाली जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इजीली समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एडिशन की। अब हम मैट्रिक्स एडिशन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, दो यूजर से मैट्रिक्स लेंगे। एक मैट्रिक्स लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स लेंगे, और एक तीसरी मैट्रिक्स जो हम देंगे यूजर को, वो होगी दोनों का एडिशन। यानी कि दो मैट्रिक्स हमें यूजर से इनपुट लेना है और तीसरी मैट्रिक्स ऐड करने के बाद हमें यूजर को आउटपुट में देना है। यानी कि हमें जो एरे डिक्लेयर करने पड़ेंगे वो कितनी, 3 एरे डिक्लेयर करने पड़ेंगी। तो जो दोनों का ऐड होगा वो तो हम यूजर से लेंगे, दो मैट्रिक्स जिनका हमें ऐड करना है, और एक ऐड वाली मैट्रिक्स जो हम ऐड करने के बाद यूजर को देंगे तो वो होगी 30। तो हमें 3 एरे डिक्लेयर करना है। तो इसी में हम करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ट्रांसपोज वाला सीख लिया ना, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन केवल कुछ नहीं है, केवल हमें कंडीशंस को चेंज करना है। तो एडिशन के लिए हम एक और एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, सी। एक एरे हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। एक हम सी एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम इसमें भी हम लिख देते हैं 10 और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमा। अब हमारे पास जो है 3 मैट्रिक्स हमने ले ली। अब इसमें तो हमने अभी एक ही मैट्रिक्स एंटर कराई थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटर मैट्रिक्स ए। और सेम इसी को कॉपी करके, इसी मैट्रिक्स को हमने कॉपी कर लिया। अब इसी को हम पेस्ट कर देंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे एंटर मैट्रिक्स बी, ठीक है, एंटर मैट्रिक्स बी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए की जगह बी। जहाँ जहाँ ए है वहां पे लिख देंगे हम बी, और सेम हमारा सिंटेक्स रहेगा। ऐसी प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ए मैट्रिक्स ए, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए। ऐसे ही इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां ए लिखा है वहां पे लिख देंगे बी। यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंडीशन वाले लूप। तो कंडीशन वाले लूप में देखो क्या होगा कि हमारी जो तीसरी वाली एरे है, यानी कि जो सी एरे हमने ली है, सी एरे को यहाँ पे लिखेंगे सी आई सी जे। तो ये हमारे क्या होगी, ए एरे और जे बी एरे दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास सी एरे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हम अपनी जो एडिशन ऑफ एरे है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज, और यहाँ पे हम किसको, सी, अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करा लेंगे क्योंकि हमने सी में एडिशन किया है, ठीक है। अब हमने दोबारा से हम जरा पूरे कोड को एनालाइज करते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एंटर रो और कॉलम को एंटर कराया। एंटर मैट्रिक्स ए, पहले हमने मैट्रिक्स ए को एंटर कराया, तो उसमें हमने क्या किया कि हमने दो लूप चला, स्कैन कर लिया और उसको स्टोर करा दिया पहली मैट्रिक्स में ए आई जे में। अब दूसरी हमने क्या किया, दूसरी मैट्रिक्स बी एंटर कराई और उसको हमने एंटर कर दिया पूरा बी आई जे में, हमने स्टोर करा दिया। अब
हमने मैट्रिक्स ए को प्रिंट करा के दिखा दिया कि जो आपने मैट्रिक्स ए हम इनपुट दी थी वो ऐसी है, और मैट्रिक्स बी को प्रिंट करा के दिखा दिया जो आपने मैट्रिक्स बी दी थी वो ऐसी है। अब हमने कंडीशन वाले उस लूप पे आए और वहां पे हमने सी आई जे में जो हमारा सी एरे था, मतलब थर्ड मैट्रिक्स थी, उसमें पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स को जोड़ दिया। अब हमने जो हमारी लास्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है उसमें हमने प्रिंट करा दी सी मैट्रिक्स को, जो कि हमारी चेंज हो गई थी, मतलब ऐड आ गया था, दोनों ए और बी मैट्रिक्स को ऐड होके सी में हमने स्टोर करा दिया था, तो वो हमने प्रिंट करा दी। अब हम इस कोड को जरा रन करके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमने क्या किया। हमने एक काम किया कि सी की जगह C1 लिख दिया हमारी मैट्रिक्स को, क्योंकि ये सी जो है हम एक और डिक्लेयर कर चुके हैं एज ए वेरिएबल। तो दो चीजें, दो अल्फाबेट्स हम एक साथ यूज नहीं कर सकते एरे में और वेरिएबल में, इसलिए हमने जो अपनी थर्ड मैट्रिक्स है उसे हमने C1 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने लिख दिया C1 और यहाँ पे भी हमने प्रिंट करा दिया C1। अब हम अपने कोड को रन करते हैं कि हम और मैट्रिक्स को इनपुट कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, और बाकी हमें प्रिंट करके मिलती है हमारा एडिशन। पहले हमारे पास आया एंटर नंबर ऑफ रोज, तो हमने 2 रोज एंटर कराए, कॉलम 2 कॉलम एंटर कराए। अब एंटर मैट्रिक्स ए, अब हमें पहली मैट्रिक्स को एंटर करना है, तो हम मैट्रिक्स डालते हैं 2 4 4 5 6। अब एंटर मैट्रिक्स भी, अब दूसरी मैट्रिक्स को डालते हैं तो 3 6 8 9। तो हमारे पास क्या आई, मैट्रिक्स ए हमारे पास प्रिंट होके आ गई 2 4 5 6, मैट्रिक्स बी हमारी प्रिंट होके आ गई 3 6 8 9, और इन दोनों का एडिशन भी होके आ गया। देखो इसे अब वेरीफाई करें तो 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 और 13 को ऐड करेंगे, मतलब 3 और 8 को, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 6 और 9 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एडिशन है मैट्रिक्स का वो इजीली आ गया, और ऐसे ही हमने एडिशन वाला प्रोग्राम भी हमने इजीली बना दिया। अब मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम बनाते हैं, वो भी सेम है, बस कंडीशन चेंज है, बाकी सारी चीजें हमें सेम करना है, इनपुट भी सेम लेना है, और हमारी जो 1/1 मैट्रिक्स है उसे प्रिंट भी सेम कराना है, 1/1 इनपुट भी सेम लेना है। बस थोड़ी सी चीज है कंडीशन में वो चेंज हो जाएगी, बाकी पूरे प्रोग्राम सेम है। मैट्रिक्स का अगर आपको एक प्रोग्राम आता है तो आप सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, चाहे वो एडिशन का हो, ट्रांसपोज का हो, या मल्टीप्लिकेशन का हो। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा चेंज करेंगे और हमारे पास प्रिंट होके आएगी हमारी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। सबसे पहले हम जो हमारी C1 मैट्रिक्स है उसमें जो जे वाला लूप है उसमें हम क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, मतलब कि 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम इसी के अंदर, अब हम इसी जे वाले लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे जिसमें हम उन जो वैल्यूज हैं वो हम चेंज करेंगे। कैसे, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लूप बनाएंगे फॉर, जिसमें हम के को लेंगे, के इनिशियलाइज करेंगे 0 से, को हम वही जो जे में हमारी कंडीशन थी सी, वही इधर लिखेंगे सी, और के को हम कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें अब मेन कंडीशन इसमें लिखी जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपनी C1 मैट्रिक्स को C1 I J इक्वल टू, अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि C1 जो है इसे लिखेंगे C1 I J। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से देखना है कि इसमें हम क्या लिख रहे हैं। ये आपको सेम, आपको जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पे लिखना क्या है। तो हमने C1 IJ तो हमने लिख लिया, C1 IJ में हम प्लस करेंगे A I और K। अब इसमें J नहीं आएगा, इसमें लिखेंगे हम I और K, ठीक है। और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे B से, जिसमें हम लिखेंगे आई के और यहाँ पे लिख देंगे के जे, ठीक है। इस चीज को आप याद कर लीजिए, इस स्टेटमेंट को, तो आपको आराम से आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना लेंगे। बस यही कंडीशन हमें लिखनी थी। अब हम बाकी जब इसे प्रिंट कराएंगे
सबसे पहले सही है। अब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो हम देखते हैं। अब हम इस अपने कोड को रन करते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, अपनी रो को हम डालते हैं 2, कॉलम को भी डालते हैं 2। अब अपनी मैट्रिक्स जो पहली है उसे एंटर करते हैं 2 4 6 8। एंटर बी, हम दूसरी मैट्रिक्स को करते हैं 3 5 7 9। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए लिख के आ गई, मैट्रिक्स बी लिख के आ गई, और एडिशन, सॉरी हमने यहाँ पे एडिशन को हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब कोड को रन करते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। 2 है 2, तो मैट्रिक्स है 2 4 6 8, मैट्रिक्स भी 3 5 7 9। और हमारे पास आ गई मैट्रिक्स ए इतनी है, बी इतनी है, मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो इसे हम देखते हैं, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वही हुआ है, और हमारे पास सिंपली हमारे पास। तो आज की वीडियो में हमने सारी चीजें एरे को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। नोट्स की आपको बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, और उन्हें आप इजीली जाके वहां पे लिंक पे क्लिक करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।